हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 है ईंट मडके व अस्थियाँ। सो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे 12-14 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर इसी चैप्टर से रहते हैं। सो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो पहला है हमारा विशाल भवन व नगर योजनाएं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था जो निम्न 2 भागों में बटा हुआ था। मतलब जो मोहनजोदड़ो था वो एक नियोजित शहरी केंद्र था, निम्न 2 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था एक निचला शहर भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। मतलब जो निचले शहर के भवन थे वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे। मतलब पहले चबूतरा बनाया गया इस तरह का, उसके ऊपर भवन बनाया गया था। यह चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। इसे चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था। भवनों को ऊंचे ये दोबारा रिपीट हो गई है ये लाइन, आप इसे अपने नोट्स में याद लिखेगा। निर्माण में कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो निर्माण में ईंटें थी वो कच्ची व पक्की थी। कुछ आग में तपाकर बनाई गई थी और कुछ धूप में सेक कर बनाई गई थी, पर ईंटें थी वो जिनकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। मतलब लंबाई जो थी वो ऊंचाई से 4 गुनी थी और जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई से 2 गुनी थी। यहाँ सामान्य लोग थे। मतलब ये निचला शहर था, वो लोगों के रहने के लिए था। अब हम पढ़ते हैं दुर्ग। यहाँ संभवतः शासक वर्ग का निवास था। जो दुर्ग था वो शासक वर्ग का निवास था। दुर्ग जो दीवार से घेरकर निचले शहर से अलग किया गया था। मतलब जो दुर्ग था उसे दीवारों से घेरा गया था, इसलिए इसे दुर्ग को निचले शहर से अलग दिखाना चाहते थे। सुरक्षा के लिए चारों तरफ 4 दीवारी थी। दुर्ग में सार्वजनिक इस्तेमाल हेतु माल गोदाम, विशाल स्नानघर, घनेगार व नगर पालिका जैसे भवन थे। मतलब वहाँ पे माल गोदाम, विशाल स्नानघर ये सब थे नगर पालिका में। तो अब पढ़ते हैं माल गोदाम। वस्तुओं व अन्न के भंडारण का स्थान होता है माल गोदाम। इसके निचले हिस्से ईंटों के व ऊपरी हिस्से लकड़ी के बने थे। मतलब जो वो निचले हिस्से ईंटों से बनाए गए थे वो तो हमें वहाँ पे मिले गए थे, पर जो ऊपरी हिस्सा था वो नहीं था। मतलब तो फिर पुरातत्व विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया जो ऊपरी हिस्सा था वो लकड़ी से बनाया गया होगा और वो समय दर वो लकड़ी मतलब ख़त्म हो गई, इसलिए हमें ऊपरी हिस्सा नहीं मिला था इनका। फिर है हमारा विशाल स्नानागार। यह एक आयताकार जलाशय था जिसकी लंबाई 1180 मीटर व चौड़ाई 708 मीटर है। मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये 11.80 है और ये 7.08 है। जलाशय के तल तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी थी। इसके फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है जिनमें पानी भरने व निकालने का उत्तम व्यवस्था की गई थी। पूरे स्नानघर में 6 प्रवेश द्वार हैं और इनका प्रयोग विशेष अनुष्ठान स्थानों के लिए किया गया था। मतलब इनका उपयोग जो था ना स्नानघरों का, वो विशेष चीज़ों में किया जाता होगा, जैसे कि कोई पूजा यज्ञ वगैरह में किया जाता था। इसके चारों ओर गलियारे बने थे। इसमें 8 स्नानघर थे जिनकी नालियाँ एक बड़े नाले में मिलती थी। मतलब यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत बेहतर थी। और ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, विशाल स्नानघर, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है। सो अगला है हमारा धान्यागार। नगर की सबसे बड़ी इमारत धान्यागार थी जिसकी लंबाई 45.71 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर थी। हड़प्पा में कुल 6 धान्यागार मिला। मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उन्हें यहाँ पे धान्यागार कहा गया था, धान्यागार। फिर है हमारा अगला टॉपिक नगर पालिका। यह भवन दुर्ग में स्थित था। इसकी लंबाई 215 फुट, चौड़ाई 115 फीट व 5 फुट मोटी ईंटों की दीवारों से बना था। यह संभवतः नगर पालिका या किसी धनी अधिकारों से संबंधित था। तो चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ये जो था मतलब ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। अगला है हमारा नालियाँ व सड़कें। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नालियाँ व सड़कें नगर निर्माण योजना का मुख्य आधार थी। सब सड़कें सीधी होती थी, वह एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। जो सड़कें थी वो संपूर्ण पर एक दूसरे को काटती थी। मतलब इस तरह फिर इस तरह, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती थी वो।
सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इसी को ग्रिड प्रणाली कहते हैं, मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटे, यही ग्रिड प्रणाली है। सड़कों के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे बने हुए थे। नालियाँ। हड़प्पा जल निकास प्रणाली उच्च कोटि की थी। हड़प्पा की जो जल निकास प्रणाली वो बहुत अच्छी थी। मकानों से गड्ढे पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ये नालियाँ बड़े नालों में मिल जाती थी और इस प्रकार गंदा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। मतलब जो घरों का गंदा पानी था वो नालियों से जाते जाते बड़े नाले में मिल जाता था और इस तरह वह बाहर चला जाता था शहर के। नालियाँ भी ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, मतलब नालियाँ भी समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। मुख्य नाला गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जाता है। मतलब उन नालियों के ऊपर कुछ लगाया गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जाता था, ढक्कन इस प्रकार का लगाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। मतलब पहले गलियाँ बनी थी, फिर नालियों और फिर घर बने थे। उसके बाद घर की एक दीवार गली से सटाकर बनाई गई ताकि घरों की नालियों को बाहर गली की नालियों से जोड़ा जा सके। हमारा हो गया है हड़प्पा काल के शिल्प एवं उद्योग। चन्नोडो हड़प्पाकालीन शिल्प बस्ती थी। यहाँ के शिल्पकारियों में मनके बनाना, शंखों की कटाई, धातुकर्म, तांबा व जो कांसा होता है वो तांबा व टिन को मिलाकर बनाया जाता है। मोहरे बाट बनाना शामिल था। विभिन्न आकारों के मनके बनते थे। यहाँ पे गोलाकार, चक्राकार, ढोलाकार, खंडित मनके बनाना और कुछ मनकों पर चित्र भी उकेरे गए थे। मनके यहाँ पे मोतियों से हैं, मोतियों की माला से। मनकों के लिए मुख्य रूप से सिलकड़ी के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो जो मोती थे उसके मुख्य रूप से सिलकड़ी पत्थर का उपयोग किया जाता था। ऊनी व सूती वस्त्र बनाने के लिए टकलियों का उपयोग किया जाता था। राजगिरी मुख्य शिल्प था। इसका प्रयोग बड़ी इमारतों में किया जाता था। कांसे के बर्तन, औजार, हथियार बनाना, सोने चांदी के आभूषण व नाव को निर्माण करना ये है वहाँ का निर्माण, मतलब क्या क्या वहाँ पे बनता था। नागेश्वर व बालाकोटा ये वो स्थान है जो मतलब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर व बालाकोटा शंख प्राप्ति का स्थान है। शोतुगई, नीले लाजवत मणि और लोथल में कॉर्निलियन मिलता है। ये लाल रंग का पत्थर होता है एक। और खेतड़ी से तांबा मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, खेतड़ी से क्या मिला है, तो खेतड़ी राजस्थान में। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना, ये है धार्मिक प्रथाएं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं असामान्य व अपरिचित लगती थी उन्हें वे मान लेते थे कि धार्मिक होती होगी, उस समय की कुछ धार्मिक महत्व रखती होंगी वो चीज़ें। आभूषणों से लदी हुई नारी को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। मतलब एक औरत की मूर्ति मिली थी जिसे मातृ देवी कहा गया था क्योंकि आभूषणों से सजी हुई थी। दुर्लभ पत्थरों से बनी पुरुष की मूर्ति जिसके एक हाथ घुटने पर रखे हैं पुरोहित राजा कहा गया था इन्हें। सीप पत्थर व मिट्टी के बने हुए लिंग मिले हैं जो लिंग पूजा की ओर से संकेत मिलते हैं। खुदाई में मिलने वाले मोहरों में कुबड़ वाला बैल तथा एक सींग वाला जानवर एक शिंगी की पूजा प्रचलित थी। कुछ मोहरों में एक पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है जो जानवरों से घिरे हैं। इसे आदि शिव का गया था क्योंकि ये पालती मारे बैठे गए थे और इन्हें ऐसा ही माना गया था। कालीबंगन व लोथल में वेदियाँ मिली हैं। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधों के चित्र हैं जो प्रकृति पूजा की ओर एक संकेत देते हैं। मतलब ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे। कुछ पत्थर की चक्कियाँ व पात्र भी धार्मिक प्रतीक व महत्व की वस्तुएं थी। विदेशी व्यवहार व कच्चा माल। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाइयों में मिले सोने, चांदी व तांबे और कीमती पत्थरों से बनी मूर्तियां व बर्तनों से पता चलता है कि इनका पश्चिमी एशिया के देशों में आयात करते थे। मतलब ये सब पश्चिमी एशिया के देशों से ये सब आयात करते थे क्योंकि यह वस्तुएं भारत में उपलब्ध नहीं थी।
ओमान से तांबा मंगवाया जाता था। ओमान जो था वो एक शहर था जिससे तांबा मंगवाया जाता था। ओमान के एक स्थल से काली मिट्टी का हड़प्पाई जाम मिला है। ये आपकी बुक में भी फोटो दी हुई होगी, कुछ काली मिट्टी का बनाया हुआ है। उसको मतलब उस पे ना वो लेप लगाया गया काली मिट्टी का, पर वो है कुछ और रंग का। वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसमें द्रव पदार्थ डालते थे और उस निकले ना, इसीलिए लगाते थे वो लेप। हड़प्पा के बाद मालाएं व मोहरें मेसोपोटामिया से मिली है। हड़प्पा की मोहरें व जहाज़ों व नाव के चित्र उनके व्यापारिक संबंध की पुष्टि करते हैं। सिंधु घाटी से बेबीलोन की सूती कपड़ा निर्यात किया जाता था। इस सभ्यता का सुमेरियन, ईरान व अफगानिस्तान से विदेशी व्यापार था। सो गाइस, यहीं पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगला पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी और इस चैप्टर के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी। मैं इस चैप्टर के मतलब कुछ होते हैं जो हर बार आते हैं, मैं वो जल्दी डाल दूँगी। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।